जी भाई, ये अजीब का लफ्ज़ उन लोगों के लिए लिखा है जिन्होंने नोट्स खोल के भी नहीं देखा होमवर्क क्या है। यानी वो जो एक दबाते हैं जिससे ग्रीन ग्रीन ऐसे होने लग जाता है, नहीं वो भी नहीं हो रहा था। लेक्चर नंबर 17। ओके। ओह, आज तो सैटरडे है, आज तो हमारी 2 मीटिंग्स होनी है। अच्छा, ये नहीं लगा, बता देना यार। आज मैं सोच रहा हूँ रहने ही दें। उफ तौबा, कितने ज्यादा अपने फ्यूचर के बारे में बेफिक्र हैं। बस ये YouTube के ऊपर भाई लेक्चर अपलोड करना बंद कर दो। बस ये आज आखिरी लेक्चर है जो YouTube के ऊपर अपलोड हो रहा है, इसके बाद कोई लेक्चर नहीं अपलोड होगा, ठीक है। बस ये अब मंडे को आ जाए, नहीं तो ना सही। अब हम इनके घरों तक नहीं जा सकते इनको लाने के लिए, डोली उठा के इनकी। घर में कोई करता है इस तरह जवाब देते हो उसको, फिर इधर क्या हो जाता है। ओके, अच्छा जी। थोड़ी सी रिवीजन कराता हूँ। 3 करेंसीज हैं, आपको याद होगा, मत खोलें। एक है हमारी फंक्शनल करेंसी, डेट इज़ प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जिसमें वो एंटिटी ऑपरेट कर रही है। प्राइमरी इंडिकेटर्स हैं उसके, सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज कहाँ हो रही हैं, या कहाँ की कंपेटिटिव फोर्सेस उसकी सेल प्राइस तय कर रही हैं, या कहाँ से मटेरियल लेबर वगैरह आप ले रहे हैं। सेकेंडरी इंडिकेटर्स हैं कहाँ पैसा रख रहे हैं, या कहाँ से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, लोन ले रहे हैं और इक्विटी इशू कर रहे हैं। हर करेंसी फंक्शनल के अलावा फॉरेन है। प्रेजेंटेशन करेंसी एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, प्रेजेंट जिस मर्जी में करें अकाउंट्स आप। तो नाउ प्लीज़ आंसर मी MCQ नंबर 12। प्लीज़ माय डियर, जल्दी ज़रा आंसर दे दें MCQ नंबर 12 का। वेल डन। सी आप लोगों ने बताया, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे ख्याल से यही है। फंक्शनल करेंसी एंड प्रेजेंटेशन करेंसी ऑफ एन एंटिटी मस्ट बी सेम। नहीं, देखिए ना, ऐसा हो सकता है आपके फंक्शंस पाकिस्तान में हो लेकिन आपके शेयर होल्डर्स को जर्मनी में भी हो, तो उनके लिए आपने प्रेजेंट करने हो अकाउंट्स। मस्ट बी सेम तो अजीब सी बात है, कोई स्टैंडर्ड ने ऐसी शर्त तो नहीं लगाई हुई मस्ट बी सेम। बल्कि फंक्शनल करेंसी तो एक से ज्यादा हो सकती हैं, सॉरी प्रेजेंटेशन करेंसी तो एक से ज्यादा हो सकती है, इसलिए मस्ट बी सेम कैसे हो सकता है। मे बी सेम, अगर वैसे मैं लिखना चाहूँ तो मे बी सेम लिख सकता हूँ, ये बात सही है। मस्ट बी सेम तो गलत है। फंक्शनल करेंसी एंड प्रेजेंटेशन करेंसी मस्ट बी डिफरेंट, नहीं नहीं, मस्ट बी डिफरेंट तो नहीं, मे बी डिफरेंट। मस्ट बी डिफरेंट तो नहीं। रॉयल फैन है तो उसकी फंक्शनल करेंसी और प्रेजेंटेशन करेंसी सेम है, क्योंकि फंक्शंस भी इसके पाकिस्तान में है और शेयर होल्डर्स भी पाकिस्तान में है, तो सब कुछ ही पाकिस्तान में है, तो फिर क्या मसला है, इसके लिए कोई मसला नहीं। तो मस्ट बी डिफरेंट तो गलत बात है, मे भी डिफरेंट हो सकता था लफ्ज। फंक्शनल करेंसी इज आइडेंटिफाइड बाय रेफरेंस टू प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस। हाँ, ये बात सही है, ये जो डेफिनेशन हमने पढ़ी है। फंक्शनल करेंसी ऑफ एन एंटिटी इज आइडेंटिफाइड बाय रेफरेंस टू फंक्शनल करेंसी ऑफ इट्स पेरेंट एंटिटी। पेरेंट एंटिटी होती है वो एंटिटी जिसने हमारे शेयर खरीदे हुए हैं, हमारी बड़ी कंपनी, तो हमारी होल्डिंग कंपनी। हमारी बड़ी कंपनी की जो फंक्शनल करेंसी है वो हमारी फंक्शनल करेंसी है। ये डेफिनेशन तो हमने कहीं नहीं पढ़ी, हमने तो कुछ और डेफिनेशन पढ़ी है।
हमने डेफिनेशन पढ़ी है कि हम किस प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में ऑपरेट कर रहे हैं, और प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का क्या मतलब है, जहां ये वाली चीजें हो रही हो। ये तो पेरेंट का लफ्ज हमने अपनी तरफ से डाला है, ये तो कोई तुम्हारी अपनी बनाई हुई डेफिनेशन है, हमें तो ये पसंद ना है। डन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी इंडिकेटर फॉर डिटरमिनिंग फंक्शनल करेंसी। कौन सा प्राइमरी इंडिकेटर, ये हाइब्रिड में 3 स्टूडेंट्स इतनी लेट भी आ सकते हैं कोई, यानी इतनी भी हिम्मत कोई कर सकता है, सो हाइट ऑफ एनीथिंग। या फिजिकल में एनरोल्ड है, हाइब्रिड में, फिजिकल में तो हाथ खड़ा करें। अच्छा हाइब्रिड में पता नहीं, इंडिसाइसिव। फिर जिस क्लास में उस क्लास में यार ये नहीं, मेरा कोई और मसला पड़ा हुआ है इस वक्त, लेट आने वाले बच्चों को मैनेज करना, तुम्हारी ऑप्शन बी। अच्छा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी इंडिकेटर फॉर डिटरमिनिंग फंक्शन। ये तो प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, ये भी, ये कौन सा है, वो पूछ रहे कौन सा प्राइमरी, तो तू प्राइमरी नहीं है, तो फिर हम सारे प्राइमरी हैं। हां तुम सारे प्राइमरी हो। जी एमसीक्यू नंबर 18। तसल्ली से करें, ये गड़बड़ करेंगे वरना आप कैलकुलेटर्स पकड़ के होगा ये, माय डियर, ऐसे हल्की सी गलती कर देंगे आप। आप बताएं क्या जवाब आया। 713। बाकी और किसी को भी जवाब आ रहा हो, आप कहीं कंपनी ने जवाब ही दे दिया। और दसो भाईजान, अ पाकिस्तान बेस्ड कंपनी परचेज्ड अ पीस ऑफ लैंड। जैसे होता नहीं पीस ऑफ पिज्जा लोग खरीदते हैं, तो इनका लेवल है, इन्होंने पीस ऑफ लैंड खरीद लिया, लैंड ऐसे करके, अ पीस ऑफ लैंड इन सऊदी अरेबिया फॉर सऊदी, फॉर SAR 10 million on 1 अगस्त 2022। डिटेल्स ऑफ पेमेंट्स ऑन वेरियस स्टेट्स आर एज फॉलोज। लैंड का पीस किस पे रिकॉर्ड होना चाहिए। अच्छा मुझे ये बताएं कि लैंड का पीस खरीदा कब है, 1 अगस्त को। इसका मतलब है 1 मई को तो एडवांस पेमेंट हुई होगी, तो 1 मई को जो एडवांस पेमेंट हुई होगी उसकी क्या एंट्री हुई होगी, जरा बताएं माय बबलू। एडवांस डेबिट, बोलें तो कितने रियाल मेरे ब्रो, 10 मिलियन टोटल है ना, उसमें से कितने पे हो गए, 3 रियाल पे हो गए, जरा बोलें तो 195। अब 1 अगस्त को क्या लैंड आई या पीस ऑफ लैंड आया, एक ही बात है, एक ही बात है, एक ही बात है, पेड़ एक ही बात है। लैंड डेबिट, एडवांस क्रेडिट, कैश क्रेडिट और पेएबल, एडवांस कैश 2 इंटू, कोई दीवाना अगर 78 से मल्टीप्लाई करे माय डियर, ये तो अभी रेट हमें इस दिन तो खड़े होकर नहीं पता था, दीवाने मस्ताने जी बोले 37 टी ओके, एंड दिस कॉफी 148, 700। ओ आई रियली अप्रिशिएट दोस पीपल जिन्होंने 713 निकाला, वेल डन।
713 वाले हाथ खड़ा करें। वेल डन, माशाल्लाह, लगता है सबने सही निकाला होगा। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। सर अगली एंट्री नहीं करेंगे सर, पेमेंट की नहीं बेटा, उसने पीस ऑफ लैंड की कॉस्ट मांगी है। ओके सर। चलेंगे आगे। अब एमसीक्यूज मैं होमवर्क में डाल दूंगा, आपको सारे कर लीजिएगा, फिर मंडे को जूम मीटिंग करके डिस्कस कर लेंगे। जूम पे आप भी आ जाइएगा, मैं भी आ जाऊंगा, जूम नीचे आ जाएगा हमारे। अच्छा, बबलू का हाथ पकड़ें, बबलू का हाथ पकड़ें, पाँव भी पकड़े अपने पाँव से, हिल ना सके बबलू अगले 1 मिनट तक। और बबलू इस वक्त आपके शिकंजे में नहीं है। साथ वाले की बुक का ना पकड़ लिया ना उसको, उसका पेज नंबर खोलें 506, क्वेश्चन 15। ओके अच्छा भाई, ये बताएं क्या है? सी, बिल्कुल। ये उसमें क्या है? मछली। ये उसमें क्या है? मछली। ये है जर्मनी और ये है कराची, और ये है हमारा जहाज। जहाज इस वक्त कहां है? जर्मनी में। जहाज इस वक्त कहां है? इस वक्त कहां है? कुस्तुनतुनिया में। इस वक्त कहां है? यूरोप में। इस हमें क्या पता किस रास्ते से आ रहा है, लंबा चक्कर खा के आ रहा होगा। इस वक्त कहां है? कराची में। अच्छा मैं डियर, आप जहाज को गौर से देख रहे हो, आप इससे मैं सवाल पूछता हूं, ठीक है? इतनी गौर से आप जहाज को देख रहे हो, ये जहाज के अंदर क्या आ रहा होगा? गुड्स। अकाउंटिंग हो रही है ना हमारी। जहाज के अंदर क्या आ रहा होगा? गुड्स। ये गुड जहाज के अंदर, जहाज तो नहीं आ रहे होंगे, जहाज के अंदर क्या आ रहा होगा? गुड्स। आप खड़े हो जाओ जी, आप बिल्कुल खड़े हो जाओ। मुझे ये बताओ, ये जो जहाज के अंदर चीजें हैं, ये जर्मनी में हमारी बन गई या पाकिस्तान में आके हमारी बनी? जब किस वक्त? माय डियर, मेरा सवाल उसी जगह खड़ा है, ये जर्मनी में हमारी बनी या कराची में हमारी बनी? कराची में हमारी बनी है। भाई आप बताओ। जर्मनी में। भाई आप बताओ। कराची में। भाई आप बताओ। भाई ये एग्रीमेंट पे डिपेंड करता है, क्या एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ है। बैठ से सारे। हाँ, अगर एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ है कि फॉरेन सी पोर्ट पे हमारी बन जाएंगी तो फिर कोई मसला नहीं, फिर उसी वक्त हमारी बन गई। और अगर एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ है कि जब तक सेफली रीच नहीं कर जाएंगी तब तक तुम्हारी हैं और पाकिस्तान में आके हमारी बनेगी, तो फिर पाकिस्तान में आने पे हमारी बनेगी। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट्स। इन सम एग्रीमेंट्स जर्मनी में हमारी, उधर देखा करें, मेरी तरफ देख रहे, इन सब एग्रीमेंट्स जर्मनी में हमारी बनेगी, इन सम एग्रीमेंट्स कराची में हमारी बनेगी। कराची तो पाकिस्तान में ना, आपको पता है। ओके, अब मुझे नहीं पता कि जर्मनी से कराची को रास्ता आता नहीं आता समुद्र के जरिए, वो हमने बारों बार निकाला है, वो हमारी मर्जी। आप इकोनॉमिक्स में ज्यूम कर लेते हैं परफेक्ट मार्केट है, हालांकि पूरी दुनिया में नहीं होती। तो गुड्स ऑफ $50 बॉट
ऑन क्रेडिट वर डिस्पैच्ड ऑन 4 मार्च फ्रॉम जर्मनी। जर्मनी से, ये पुरानी बुक है आपके पास इसलिए तो टीचर पागल है, नई बुक बनाना खुद दाग नहीं, नई बुक लेने। गुड्स ऑफ $50 बॉट ऑन क्रेडिट वर डिस्पैच्ड ऑन 4 मार्च। आप लोगों को 3 दिन दिए जा रहे हैं नई बुक लेने के लिए, उसके बाद भी अगर नई बुक नहीं मिली तो आपको कंपनी की तरफ से बुक इशू नहीं की जाएगी। गुड्स ऑफ $50 बॉट ऑन क्रेडिट वर डिस्पैच्ड ऑन 4 मार्च 2023 फ्रॉम जर्मनी एंड वर रिसीव्ड ऑन कराची पोर्ट ऑन 7 मार्च। अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 दिन के अंदर, पायलट्स बहुत तेज था, वो माशाल्लाह ले आया चीजें। 4 मार्च को रेट क्या था? $270 का था, और 7 मार्च को $280 का हो गया। प्रिपेयर अकाउंटिंग एंट्रीज इन अकॉर्डेंस विद IAS 21 एज्यूमिंग फ्री ऑन बोर्ड बेसिस या कैरेज इंश्योरेंस एंड फ्रेट बेसिस, या डिलीवरी एट टर्मिनल बेसिस या डिलीवरी ड्यूटी पेड बेसिस। ये अजीब अजीब से नाम है, आपने याद करने हैं। ये किताबों में लिखे हुए हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल आईकैप इनको टेस्ट करेगा, और ना कभी आईकैप ने टेस्ट किया है। ये जो पहला वाला अरेंजमेंट है ना, इसको याद कर लें, FOB या CIF, इसमें लिखें चीजें फॉरेन पोर्ट पे ही हमारी बन जाती हैं। इसमें चीजें फॉरेन पोर्ट पे ही हमारी बन जाती हैं, जैसे ही रवाना होती हैं वैसे ही हमारी बन जाती हैं। यानी रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ ओनरशिप कहां ट्रांसफर होते हैं? फॉरेन पोर्ट पे। जर्मनी से जब चली हमारी हैं, बाद में पायलट कुछ कर दे तो वो हमारे साथ हुई है, किसी के साथ नहीं हुई। फिर यानी वो कहीं मैं जरा मछली निकाल लूं और चीजें हमारी भी साथ मछली के गैप हो जाए तू खा ले मच्छी। और इसमें क्या होगा? डिलीवरी एट टर्मिनल, टर्मिनल पे डिलीवर हुई है, डिलीवरी एट, ये डिलीवरी ड्यूटी पेड, ड्यूटी शूटी डिलीवरी ड्यूटी पेड, इन अल्फाज के ऊपर नहीं जाना आपने। तो इधर कब चीजें हमारी बनेंगी? पाकिस्तानी पोर्ट पे। अब आप माय डियर एंट्री ट्राई करें इसकी खुद, मैंने छुपा दिया, एंट्री ट्राई करें पहले वाले सिनेरियो की। असल में ना इन दोनों ट्रीटमेंट से एक्सचेंज रेट फर्क है ना दोनों डेट्स पे, तो इस वजह से दोनों ट्रीटमेंट से जनरल एंट्री की वो इन्वेंटरी की प्राइस डिफरेंट आनी है दोनों एंट्रीज में। स्क्रीन पे देख रहे हैं हाइब्रिड वाले, वो किताब के ऊपर सवाल लिखा हुआ है। Okay, let's try my dear. इन्वेंट्री इन ट्रांजिट का रस लगा देना इसके साथ, क्योंकि अभी हमारे पास पहुंची नहीं है, अभी जर्मनी से रवाना हुई है, तो ये एक लफ्स लगा दीजिएगा इन्वेंट्री। इन्वेंट्री गुड्स इन ट्रांजिट डेबिट और क्रेडिटर क्रेडिट। डेट बताएं, डेट। एक्सेलेंट, 4 मार्च। ये मैं कौन सा सिनेरियो सॉल्व कर रहा हूं? ए। अमाउंट बताएं, $50 ज़रब एक्सेलेंट 270। $13,500। अच्छा, 7 मार्च को अब इन्वेंट्री मेरे पास ऑन हैंड है, तो इसकी आप एंट्री कर सकते हैं इन्वेंट्री ऑन हैंड डेबिट इन इन्वेंट्री गुड्स इन ट्रांजिट क्रेडिट, या इन्वेंट्री डेबिट इन्वेंट्री गुड्स इन ट्रांजिट क्रेडिट। बट इन ट्रांजिट से ऑन हैंड का लफ्ज अब लगा देना ज्यादा बेहतर है। ऑन हैंड का लफ्ज आपने नहीं लगाना तो ना भी लगाएं, कम से कम इन्वेंट्री का लफ्ज तो लगा दें। इन्वेंट्री आ गई, इन्वेंट्री डेबिट, अब आप टच कर सकते हैं। और इन्वेंट्री, अब एक्सचेंज रेट को यूज करें या बस ऊपर वाली फिगर्स ही ले लें? वजह लॉजिक बताएं।
the inventory is a non-monetary item. It is initially recorded at spot rate. However, no retranslation is required later on. IS 21 से जवाब देना था ना। अब इसकी रिट्रांसलेशन की जरूरत नहीं है। ये मनी आइटम है या नॉन मनी आइटम है? ये कैश तो नहीं है, रिसीवेबल तो नहीं है, पेएबल तो नहीं। इन्वेंट्री को अपने हाल पे छोड़ देना है, जब रिकॉर्ड हो गई उसके बाद अपने हाल पे छोड़ देना। तो छोटा सा लिख लिया करें शक यहां पे, एनएम नॉन मॉनेटरी आइटम है ये। आज के बाद इसको नहीं छेड़ना। बोले जी। अगला सिनेरियो, ये तो सिनेरियो है अगला बी। जी माय डियर, 4 मार्च को नो जर्नल एंट्री। वाई? चीजें हमारी बनी नहीं। 7 मार्च को नहीं, अब गुड्स इन ट्रांजिट का उसके लगाने। इन्वेंट्री डेबिट, हाँ आज क्रेडिटर भी आज ही क्रिएट होगा। अब क्रेडिटर पहले का क्रिएट नहीं होगा, चीज हमारी है नहीं। चीज आने पे हमारी बनेगी या मंगवाने पे हमारी बनेगी? आने पे हमारी बनेगी, मंगवाने पे हमारी बनेगी। अच्छा, ये जो डिलीवरी वगैरह करते हैं, होम डिलीवरी करते हैं, इसमें कौन सा सिनेरियो होता है? ए वाला होता है, बी वाला होता है? बी वाला होता है। मेरा नहीं ख्याल उधर से चीज रवाना हो और आपके पास पहुंचे ही ना तो आप कहते हैं यार मोटरसाइकिल वाला चीज लेके भाग गया, चलो कोई मसला नहीं, मैं आपको पैसे दे देता हूं। आमतौर पे ऐसा नहीं होता। आप किसी भी डिलीवरी वाले को कहेंगे मेरे घर जो है वो तुम जो है वो चिकन कढ़ाई भेज रहे हो और नान भेज रहे हो, तो अगर मेरे पास पहुंचेंगे तो ही मेरे बनेंगे, ये नहीं कि तुमने उधर से भेजे तो मेरे बन गए। तो इस सवाल में भी बस यही सिनेरियो था। अब जब पहुंचेंगे तब हमारे बनेंगे। अब रास्ते में जो मर्जी हो जाए इन चीज़ों के साथ, वो फिर उसका नुकसान है। फिलहाल मेरे पास जब पहुंचेंगी तब मेरी बनेगी। लेकिन आप देखें इन्वेंटरी की प्राइस में कितना डिफरेंस आ गया। सो दोनों मेथड्स में व्हाट वुड बी द इंपैक्ट ऑन इन्वेंट्री? The impact is that in both cases the inventory will be recorded at different prices because पहले केस में 4 मार्च को हमारी बनी तो हमने रिकॉर्ड की $270 पे, $270 का डॉलर, और इस दिन 4 मार्च की बजाय 7 मार्च को हमारी बनी, तो इस दैट्स व्हाई वी आर रिकॉर्डिंग इट एट $280 पर डॉलर। क्लियर? वेरी इजी एग्जांपल इट वाज। हाँ, क्रेडिटर मॉनिटरी आइटम अल्हम्दुलिल्लाह। अब अगर आप 31 दिसंबर तक इसको पेमेंट नहीं करेंगे तो 31 दिसंबर वैसे वर्सेस वाली कैलकुलेशन से गुजार देंगे। बस इन्वेंटरी को किताबों में आप 14,000 रुपए पड़ी रहने देंगे। अब जब बैलेंस शीट बनेगी तो बैलेंस शीट में इन्वेंट्री नजर आएगी 14,000 पे, लेकिन करंट लायबिलिटीज के अंदर जो क्रेडिटर नजर आएंगे वो तो फिर लेटेस्ट एक्सचेंज रेट के ऊपर निकालने पड़ेंगे। उस सवाल ने दिया नहीं हुआ। बिल्कुल आपकी बात सही है, क्रेडिटर इज अ मॉनेटरी आइटम, और इस सवाल में भी ये ट्रांसलेट होंगे, 13,500 वाले भी ट्रांसलेट होंगे अगर ये एंड तक नहीं पे हुए। मैं कह रहा हूं इसको नहीं छेड़ना, बस इन्वेंट्री को नहीं छेड़ना। डन? अच्छा भाई, अब एक कॉन्सेप्ट है वो हमने इंशाल्लाह फिर लीज के बाद करना है। वो इसमें रह गया बस फॉरेन लोन, बाहर के मुल्क से लोन लें। कर तो अभी भी सकते हैं लेकिन लीज के बाद ज़रा आसान महसूस होगा, इस वजह से इसको हम छोड़ें। तो बस ये कॉन्सेप्ट हमारा रह गया स्टैंडर्ड में, फॉरेन लोन वाला। तो ये इंशाल्लाह फिर कभी करेंगे। तो अब लीज़ नहीं शुरू करा रहा मैं फ़िलहाल, आज हम एथिक्स शुरू करेंगे। तो लीज़ इंशाल्लाह फिर मंडे से शुरू करेंगे और एथिक्स भी साथ साथ चलते रहेंगे। निकाल लें जी पेज नंबर 590। एंड वी आर वेरी लकी कि कल आपको संडे का दिन मिला है। कि ये जो भी एथिक्स के हम 1-2 सफ़े आज पढ़ेंगे ये कल आप लोगों ने याद कर लेने हैं। ऐसे क्यों देख रहे हो भाई, रोजे खत्म हो गए हैं, मुझे ऐसे ना देखो, पानी तो। साथ वाले के राइट वाले कंधे पे थपकी दें, राइट वाले कंधे पे, फिजिकल हाइब्रिड सारे। ऑनलाइन वाले उठे अपना भाई ढूंढें, कंधे पे थपकी दें, मुस्कुरा के देखें, सर पे शफकत का हाथ रखें और रखी रखें जब तक फर्दर ऑर्डर्स ना आ जाएं। जो फिजिकल वाले कल की क्लास में आए हुए थे और आज नहीं आए हुए या फिर वैसे ही नहीं आ रहे, वो लोग जरा खड़े हो जाएं अपने घरों में। ये चीज खड़े रहें अगले 2 मिनट तक।
चले फिलहाल बैठ जाए, बाकी 1.5 मिनट क्लास के बाद पूरा कर लीजिएगा, लेकिन करना जरूर है। अच्छा भाई, एथिक्स टेक्स्ट की क्लास में भी पढ़े जाते हैं, ऑडिट की क्लास में भी आप पढ़ेंगे, और FAR2 की क्लास में भी पढ़ाए जाते हैं, लेकिन इन तीनों में पढ़ाने के बावजूद भी बच्चे अच्छा। तो अब हमने आज ये देखना है कि सबसे पहले तो ये बात है कि आपके साथ वाले को बहुत ज्यादा एथिक्स की जरूरत है। आप इस पे एग्री करते हैं? ले, यहीं से कॉन्सेप्ट की मत मारी जाती है। आप कहें मुझे सबसे ज्यादा एथिक्स की जरूरत है, ठीक है? ये जो दूसरों को आप सही करने के चक्कर में पड़े हैं, सबसे पहले मुझे एथिक्स की जरूरत है। अच्छा, अब जो है वो एथिक्स में किस चीज की जरूरत है कि इस चैप्टर में सबसे पहले हम समझते हैं कि किन लोगों के ऊपर एथिक्स अप्लाई हो रहे हैं। पीटीसीएल एक कंपनी है, फोन को छोड़, पीटीसीएल एक कंपनी है। बाहर के मुल्कों में चले जाएं तो वहां तो एक एक कंपनी में 200-200, 400-400 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जॉब कर रहे होते हैं। तो इसमें आप समझ लें 20-25 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स काम कर रहे होंगे। मे बी एक CFO हो जो इसका एम्प्लॉय है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, मे बी एक अकाउंट्स मैनेजर हो, मे बी एक असिस्टेंट अकाउंटेंट हो, कोई भी इन्होंने पोस्ट रखी होंगी। अब मे बी ये FCA है, ज्यादा अरसा हो गया CA किए हुए, ये भी FCA है, ये CA है, QM इसकी 2 अटेम्प्ट में निकली थी, लेकिन अब बहरहाल CA बन गया है। बाकी छोड़ें इसको, बाकी बातें फिर बाद में। तो PTCL कंपनी के ऑडिटर्स हैं, मिसाल के तौर पे KPMG वाले। अब इसके टैक्स कंसल्टेंट्स हैं, मिसाल के तौर पे PwC वाले। अब PTCL के लोगों ने जब अकाउंट्स बनाए और अकाउंट्स में जब प्रॉफिट कैलकुलेट किया तो प्रॉफिट की फिगर इनको बताई। जिन्होंने टैक्स पढ़ा हुआ है फिर उन्होंने कुछ चीजें ऐड की और कुछ चीजें लेस की, अकाउंटिंग डेप्शन ऐड कर दी, टैक्स डेप्शन लेस की, वो सारी कैलकुलेशन की, और कैलकुलेशन करने के बाद टैक्स कंसल्टेंट ने टैक्स कैलकुलेट कर दिया। अब टैक्स कंसल्टेंट के ऊपर कौन से एथिक्स लगेंगे वो तो पढ़ाया जाएगा कैफ 2 में, वो हमारे स्कोप की बात नहीं है, हमारे सिलेबस की बात नहीं है। फिर पीटीसीएल ने अपना प्रॉफिट कैलकुलेट किया और इनको कहा कि आप हमारा प्रॉफिट चेक कर दें, सही निकला या गलत निकला। तो ये तो आपको ऑडिट की क्लास में इनके एथिक्स पढ़ाए जाएंगे, हमारी क्लास में इनके एथिक्स नहीं पढ़ाए जाएंगे कि ऑडिटर्स को किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, ऑडिटर्स के ऊपर क्या एथिक्स लगते हैं, और ऑडिटर्स में इंटेग्रिटी होनी चाहिए, फला होना चाहिए, फला होना चाहिए। ये बात तो आप ऑडिट की क्लास में पढ़ेंगे। तो हमारे स्कोप में इन लोगों के ऊपर एथिक्स लगते हैं, इनको कहा जाता है अकाउंटेंट्स इन बिजनेस, यानी ये लोग किसी के पास नौकरी कर रहे हैं। अकाउंटेंट्स इन एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन, अकाउंटेंट्स इन एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन, किसी ऑर्गेनाइजेशन इनको एम्प्लॉय किया हुआ है, नौकरी दी हुई है। तो बेसिकली हमारा स्कोप इस साइड पे है, हमारा स्कोप इनके साथ नहीं है, तो हम इस साइड को डील करेंगे। तो इसलिए हम लाइन खींच देते हैं इधर और अपने स्कोप को ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए मैं कर देता हूं सबकी किताब पे आके नोट, फिर असर हो जाएगी आज इधर ही। क्लास से जाते हुए ना मैं होमवर्क भी मेरे डायरी के ऊपर नोट करा के साइन करवा लिया करें, जो हालात चल रहे हैं आजकल आप लोगों के।
क्या तारीख होगी आज? 5। कौन सी? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। ओहे पेपर आए ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ, पता ही नहीं चलना 4 महीने किस तरह गुजर जाने। अकाउंटेंट्स इन एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन या अकाउंटेंट्स इन बिजनेस, ये हमारे स्कोप में है। चलें जी, भाई इस बात पे नहीं आना आप लोगों ने, एथिक्स कैन बी डिफिकल्ट। अल्हम्दुलिल्लाह आसान होंगे, कोई मसला नहीं। मुस्कुराया करो ना थोड़ी थोड़ी देर बाद। अच्छा जी, एथिक्स कैन बी डिफिकल्ट टू डिफाइन। अच्छा अच्छा अच्छा, एथिक्स कैन बी डिफिकल्ट टू डिफाइन, मैंने कहा डिफिकल्ट टू समझ, बट इट इज प्रिंसिपली कंसर्न विद द ह्यूमन कैरेक्टर्स। जो हरकतें साथ वालों की वो होती हैं असल में। ये एथिकल बिहेवियर इज मोर देन ओबेइंग लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशन। ये लॉज, रूल और रेगुलेशंस को ओबे करने से आगे की चीज है। जैसे कई दफा कोई चीज लॉ के अंदर होती है, लॉ के अंदर रहते हुए आप कर सकते हैं, लेकिन आपको करते हुए फिर भी शर्म आ रही होती है, यार ये क्या करना है यार, छोड़ो यार। मिसाल के तौर पे शायद आप सर्विस लेन से मोटरसाइकिल निकाल सकते हैं, मेन लेन का इशारा बंद है, लेकिन आपको सर्विस लेन से निकालते हुए थोड़ी शर्म सी आ रही होती है। हालांकि कोई मना नहीं कर रहा उधर, आपको पता भी है कि जा सकते हैं, अभी कोई मसला नहीं, लेकिन ऐसे कह रहे हैं इट मोर देन ओबेइंग लॉज। ये लॉज से भी आगे बढ़ के जरा रिस्पेक्ट अगले बंदे को देनी होती है। एथिक्स उससे बड़ी आगे की चीज है, कहते हैं इट इज अबाउट सेइंग द डूइंग द राइट थिंग। A distinguishing mark of accountancy profession is its acceptance of responsibility to act. कहते हैं हमारा अकाउंटिंग का प्रोफेशन पूरी दुनिया में इस चीज़ के लिए मशहूर है कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करते हैं। हंसना नहीं है। द अकाउंटेंसी यानी कि अभी से देख लेना आप, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे रोज़ाना आ रहे हैं, टाइम पे आ रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, साथ साथ याद कर रहे हैं, यही रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे जाके द अकाउंटेंसी प्रोफेशन इज कमिटेड टू एक्ट एथिकली। और देखो हमारे प्रोफेशन पूरी दुनिया में कैसे एथिकली काम कर रहा है। चल हंस हंस के बस हो गई है। प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स में फेस सिचुएशन, जिंदगी में रहते हुए आपको ऐसी सिचुएशन फेस करनी पड़ेंगी। मतलब ये वो बताना चाह रहे हैं कि अभी तो सिचुएशन शुरू होनी है जब नौकरी शुरू होगी। आप तो ये समझ रहे थे कि नौकरी शुरू होगी तो सिचुएशंस खत्म हो जाएंगी, तो कहते हैं सिचुएशंस तो अभी शुरू होनी है। प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स में फेस सिचुएशन वेयर वैल्यूज, मॉरल वैल्यूज समझ ले, वेयर मॉरल वैल्यूज। अब कई दफा होता है ना, ऐसा बंदा फंस जाता है, सिचुएशन आ जाती है कि घर में कोई बड़ा कह देता है अंकल को जाके बता दो कि हम नहीं है अंदर, तो अब ये इसको कहते हैं मे फेस सिचुएशन। एक सिचुएशन आ गई है तो आप फिर आपको समझ नहीं आती कि क्या करो जाके, तो आप खुद ही गायब हो जाते हैं, छत पे चले जाते हैं, नहीं मिल रहा। हो जाता है ना ऐसा, वैसी तरह हो जाता है, ऐसा होना नहीं चाहिए। आप लोग ना कीजिएगा अपने बच्चों के साथ। प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स में फेस सिचुएशंस, ऐसी सिचुएशंस कहते हैं आ जाती हैं जिंदगी में, वेयर वैल्यूज आर इन कॉन्फ्लिक्ट विद वन अनदर ड्यू टू रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एम्प्लॉयर्स, क्लाइंट्स एंड पब्लिक। ड्यू टू रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एम्प्लॉयर्स, ड्यू टू रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स क्लाइंट्स, ड्यू टू रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स, इसके लिए ये क्लाइंट है, जाहिर बात है ना, ये कस्टमर है ना, ये पैसे देगा और ये सर्विस दे रहा है, इसके लिए ये क्लाइंट है। यानी पीडब्ल्यूसी वाले कहें ना, यार पीटीसीएल हमारा क्लाइंट है, हमसे टैक्स निकलवाता है, तो जो बंदा पैसे दे रहा होता है आपको पता है वही क्लाइंट होता है ना, तो पैसे तो ये देंगे टैक्स निकलवाने के, ऑडिट कराने के ये पैसे देंगे।
तो क्लाइंट वाली चीजें तो इंशाल्लाह हमारे स्कोप में नहीं है इतनी। पब्लिक की तरफ भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं आपकी। मिसाल के तौर पे आपने कई दफ़ा ऐसी इंफॉर्मेशन बना के देनी होती है जो पब्लिक को मिलती है। सबसे बड़ी मिसाल दे दें, आप लोग क्या करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे, आप लोग प्रिपेयर करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आप लोग बजट प्रिपेयर करेंगे और बड़े काम करेंगे। वो तो अभी कामों की लिस्ट नीचे इंशाल्लाह हम देखेंगे। कई दफा आप टैक्स कंसल्टेंट नहीं रखते, आप रिटर्न बना लेते हैं इनकम टैक्स वाली खुद। आपने सीए किया हुआ बनाए, ऐसे ही कंसल्टेंट क्यों रखना है? आप कहते हैं हम खुद ही कर लेंगे सब कुछ। लेकिन ऑडिट ऑब्वियसली एक्सटर्नल बंदे से कराना होता है, वो इंटरनली ऑडिट होता है, लेकिन मेन तो एक्सटर्नल बंदे से करवाना होता है। तो ये लोग डिफरेंट किस्म के काम करते हैं। सो ICAP हैज अ कोड ऑफ कंडक्ट। ICAP ने कोड ऑफ कंडक्ट बनाया हुआ है विद विच मेंबर्स एंड स्टूडेंट्स मस्ट फॉलो। ये आप लोगों के लिए भी है। कहते हैं अभी से सीधे हो जाओ, अभी से सीधे हो जाओ। हमने कहा सीधे कैसे होते हैं? कहते हैं ये 5 चीजें अपने अंदर डालो, सीधे हो जाओगे। मस्ट फॉलो। द कोड इज कॉल्ड एज कोड ऑफ एथिक्स। ओह बड़ा नाम चुने। द कोड इज कॉल्ड एज कोड ऑफ एथिक्स। याद करने की कोशिश कीजिएगा नाम इसका। द कोड इज कॉल्ड एज फॉर करेक्टर्स, ओके ओके, फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड प्रोवाइड्स गाइडेंस इन सिचुएशंस वेयर एथिकल इश्यूज। एथिकल इशू की एक मिसाल मैंने आपको दे दी, लेकिन वो मैं आपके घर तक चला गया था। सॉरी, इम्पैक्ट ऑन मेंबर्स इन प्रैक्टिस। इम्पैक्ट ऑन मेंबर्स इन प्रैक्टिस जो CS प्रैक्टिस में है। ऑल मेंबर्स ऑफ ICAP आर रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद कोड ऑफ एथिक्स। द कोड अप्लाइज टू बोथ अकाउंटेंट्स इन प्रैक्टिस एंड इन, इनको कहते हैं अकाउंटेंट्स इन प्रैक्टिस और उनको कहते हैं अकाउंटेंट्स इन बिजनेस। ये लोग कहते हैं वी आर डूइंग टैक्स प्रैक्टिस। इसका मतलब ये नहीं कि इनको टैक्स आता नहीं तो ये प्रैक्टिस कर रहे हैं उसकी। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि ये टैक्स लोगों को निकाल के देते हैं। ठीक है, लेकिन फर्म्स वाले अक्सर कहते हैं दिस इज आवर बिजनेस इज डूइंग टैक्स प्रैक्टिसेस। टैक्स प्रैक्टिस हम कर रहे हैं, तो मींस कि ये लोगों को टैक्स निकाल के दे रहे हैं। तो ऑल मेंबर्स ऑफ ICAP आर रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद एथिक्स। द कोड अप्लाइज टू बोथ अकाउंटेंट्स इन प्रैक्टिस एंड अकाउंटेंट्स इन बिजनेस। बहरहाल हमारे स्कोप में कौन से हैं? अकाउंटेंट्स इन बिजनेस। अकाउंटेंट्स इन प्रैक्टिस कौन होते हैं? ऑडिटर्स होते हैं, टैक्स प्रैक्टिशनर्स, टैक्स प्रैक्टिशनर्स। हमारे स्कोप में है अकाउंटेंट्स इन बिजनेस, जो बिजनेसमैन के पास नौकरी कर रहे हैं। Code of ethics has been bifurcated into the following parts: complying with code, fundamental principles, conceptual framework, chartered accountants in business, chartered accountants in practice। ये असल में हमारा स्कोप है। इंडिपेंडेंस फॉर ऑडिट एंड रिव्यू एंगेजमेंट, ये तो लफ्ज भी पढ़ने की जरूरत नहीं आपको। इंडिपेंडेंस ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट अदर देन ऑडिट एंड रिव्यू। ओके, आज हमने कौन से प्रिंसिपल पढ़ने हैं माय डियर? आज हमने कौन से प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं माय डियर? मेंटल प्रिंसिपल्स। व्हाट आर यू डूइंग? ओके, चाती मारें। फंडामेंटल, कौन से? फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। देयर आर 5 मेंटल प्रिंसिपल्स: इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, एंड ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी, थोड़ा चित के बोले जरा, इन कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर। ओके, काश के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात।
ये डायग्राम्स बनी हुई है, अब यहाँ से याद करना कंफर्टेबल हुआ यहाँ पे याद कर लीजिएगा, ये जहाँ से मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ से याद कर लीजिएगा। इट्स अप टू यू। पेज 617 के बाद ये डायग्राम्स हैं। ओके, इंटेग्रिटी। An accountant is required to be straightforward and honest in all professional and याद करें जी, an accountant is required to be straightforward and honest in all professional and सारे प्रोफेशनल और बिजनेस रिलेशंस में आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए और आपको ऑनेस्ट होना चाहिए। इट इज नॉट जस्ट ऑनेस्टी, ये सिर्फ ऑनेस्टी तक बात नहीं है, बट ऑल्सो इंक्लूड्स फेयर डीलिंग्स। लोगों के साथ फेयर डीलिंग्स करें और सच बोलें एंड ट्रूथफुलनेस। अ चार्टर्ड अकाउंटेंट शुड नॉट जानते बूझते हुए एसोसिएट हिमसेल्फ with the reports, returns, communications, आपको कोई दोस्त आपको मैसेज लिख के भेजे झूठा और आपको कहे कि यार फलां बंदे को आगे फॉरवर्ड कर दो, और आपको पता है कि उस मौके पे आप मौजूद थे और वो झूठ आपसे बुलवा रहा है और आगे किसी ग्रुप में आपको वो मैसेज फॉरवर्ड करने को कह रहा है, तो अ सीए शुड नॉट associate himself with communication where the information contains a materially false or misleading statement. Obviously आप अकलमंद हैं, ये सारी चीजें वही हैं जो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में चलती हैं, बस उसको थोड़ा अकाउंटिंग का रंग दे रहे हैं हमने पेपर में। तो आपको जिंदगी में कभी भी ऐसी इंफॉर्मेशन से अपने आप को एसोसिएट करना चाहिए या डिसएसोसिएट करना चाहिए? तो बेसिक बात ये लिखी हुई है, शुड नॉट एसोसिएट। ऐसी इंफॉर्मेशन का आप हिस्सा ना बने जहां आपको क्या पता हो इट कंटेन्स अ मटीरियली फॉल्स और मिसलीडिंग स्टेटमेंट। अगर कोई फॉल्स या मिसलीडिंग स्टेटमेंट है तो आप उसको डिसओन कर दें, आप कहें सॉरी यार आई कैन नॉट। याद करें माय डियर, अ सीए शुड नॉट जानते बूझते हुए एसोसिएट हिम विद द रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स तो आप अक्सर बना के देंगे अपनी जिंदगी में, रिटर्न्स भी बना के देंगे, कम्युनिकेशंस ईमेल्स वगैरह होंगी, ईमेल्स होंगी, वो डॉक्यूमेंट कम्युनिकेशन एक तो ज़बानी होती है, वो तो शायद छुप सकती है, लेकिन बाकी कम्युनिकेशन तो रिटर्न होती है। कम्युनिकेशंस वेयर द इंफॉर्मेशन कंटेन्स, जहां उसके अंदर जो डाटा है दैट इज मटीरियली फॉल्स और मिसलीडिंग स्टेटमेंट, और कंटेन इंफॉर्मेशन फर्निश्ड रेकलेसली। तो यही होता है, बॉस आपको कहे भाई जल्दी जल्दी ये काम करके ले आओ, और आपको पता है कि ये काम 6 घंटे में, अब 2 घंटे में मैं कैसे करके लाऊं। ओके नहीं नहीं नहीं, डायरेक्टर्स रिपोर्ट मांग रही हैं, ये है वो है, फलां करना है, ये करना है वो करना है। आप कहें सॉरी सर मैं नहीं कर सकता, यू शुड नॉट एसोसिएट हिमसेल्फ। सर फिर किसी और से करा लें आप। वो फिर देखेंगे, अगर वो कहते हैं नौकरी से निकालना है तो उसका क्या हाल है, वो अलग चीज़ें हैं, अभी उसके तरफ ना जाएं। लेकिन फिलहाल आप उससे कहेंगे प्लीज डू नॉट एसोसिएट मी, मेरे से ये एसोसिएट ना करें, बात आपने किसी और से करवानी है करवा लें, आई कैन नॉट डू दिस, रेकलेसली काम मैं नहीं कर सकता। जैसे भाई 5 मिनट में खाना बना दो, रेकलेसली निकाल दो, मेहमानों नहीं कहने कच्चा चबा देंगे तुझे भी हम, तुम्हें कच्चा साल। अच्छा, ओमिट्स इंफॉर्मेशन वेयर सच ओमिशन वुड बी, ऐसी ओमिशन करना जहां ओमिशन क्या हो, मिसलीडिंग हो। मिसाल के तौर पे IS 16 के अंदर बड़ी जल्दी उठ गए यार, अभी तो मैं उठा था आप उठ गए। omits information where such omission would be misleading। मिसाल के तौर पे IS 16 के अंदर वैल्यूअर का नाम आप ओमिट कर दें, एक एम आते हैं 2 एम आते हैं, 2 चपेड़ एक आता है, देख के ही बोल दिया कर। तो IS 16 के अंदर वैल्यूअर का नाम है, आप उसको जानबूझ के ओमिट कर दें, तो ये ओमिशन अच्छी होगी या मिसलीडिंग होगी? मिसलीडिंग होगी। तो कई दफा आपका चुप रहना भी खतरनाक बन जाता है। सो खामोश रहना जहां सच खामोशी वुड बी मिसलीडिंग।
When a CA becomes aware of having been associated with misleading or false information, the accountant shall take steps to be disassociated from. फिर आपको स्टेप्स लेने चाहिए उससे डिसोसिएट होने के। स्टेप्स कई हो सकते हैं, वो आने वाले दिनों में हम पढ़ेंगे। बॉस से आप रिक्वेस्ट कर दें सर प्लीज ऐसा ना करें, या अगर वो इन्फॉर्मेशन उसने आपके नाम से कम्युनिकेट कर दी है तो फिर आप उसी फोरम पे जाके कम्युनिकेट कर दें कि यार ये इन्फॉर्मेशन मेरे नाम से नहीं है, मैं इससे अपने आप को डिसोसिएट करता हूँ, ये नहीं है, मैंने तो मैसेज किया था बट डिलीट फॉर ऑल कर दिया था क्योंकि मुझे एहसास हो गया था मेरी गलती थी, स्क्रीनशॉट मेरे पास पड़े हैं। इस किस्म की आप बातें करें और अपने आप को डिसोसिएट करने की कोशिश करें उस इंफॉर्मेशन से, ठीक है। जैसे मुनासिब सुनने, ग्रुप लीव कर दें, कुछ कर दें, आप कहें कि यार सॉरी यार मैं इसमें तो पता नहीं क्या हो रहा है, तो सो सॉरी आई कांट बी अ पार्ट ऑफ दिस, मैं नहीं इसका पार्ट बन सकता। ऑब्जेक्टिविटी, न्यूट्रल रहना, ऑब्जेक्टिविटी न्यूट्रल रहना। अब कई दफा ऐसी सिचुएशन आएगी कि जहां आप न्यूट्रल नहीं रह सकेंगे। मिसाल के तौर पर बॉस ने आपको कहा कि मोहतरम आप जो है वो इंपेयरमेंट की जर्नल एंट्री ना करें, आप इंपेयरमेंट की जर्नल एंट्री ना करें क्योंकि ये कोई कैश में पेमेंट तो है नहीं, तो लोगों को पता भी नहीं चलना हमारे एसेट्स इंपेयर हुए हैं, तो हम इंपेयरमेंट की जर्नल एंट्री ना कर लें और इससे हमारा प्रॉफिट ज्यादा आ जाएगा। माय डियर आप बातें समझा लो उसको, सारी ऑब्जेक्टिविटी समझा लो। समझा दी? चलो अब मेरे से पढ़ लो। असल में आजकल की जो हालात है ना, बच्चों पे गुस्सा हो नहीं सकता, बच्चे बर्दाश्त नहीं करते। ऑब्जेक्टिविटी रिक्वायर्स, ऑब्जेक्टिविटी ये चाहती है कि यू शुड बी न्यूट्रल, आपने न्यूट्रल रहना है। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि बॉस ने आपको कहा कि इंपेयरमेंट लॉस की एंट्री ना करो और इससे प्रॉफिट ज्यादा आ जाएंगे, और प्रॉफिट ज्यादा आने की वजह से सारे मैनेजमेंट स्टाफ को हमने बोनस देना है। तो आपको पता है अगर इंपेयरमेंट लॉस की आप एंट्री नहीं करेंगे तो उसकी वजह से प्रॉफिट ज्यादा आएंगे और आप भी मैनेजर हैं, आपको भी बोनस मिलना है, और बोनस सिर्फ तब मिलने जब प्रॉफिट ज्यादा आएंगे। तो अब बेगम ने कहा है गर्मी आ रही है एसी भी लाना है। नाउ अब आप न्यूट्रल रहना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। उधर से आपको IAS 36 ख्वाब में आएगा, इंपेयरमेंट की एंट्री कर दो ना, IAS 36 ख्वाब में आएगा। इधर से बेगम खुद आ जाएगी सामने, एसी ले आओ ना। अब ये ऑब्जेक्टिविटी, इसमें अब आपने फिर देखना होगा कि आपने एसी को नहीं, बेगम तो पता नहीं। अच्छा जी, बहरहाल ये तो मैं किसी की बात कर रहा था, आप सबको तो माशाल्लाह नेक बेगमात। ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी रिक्वायर्स एन अकाउंटेंट नॉट टू कंप्रोमाइज प्रोफेशनल और बिजनेस जजमेंट। अगर आपने यहां बोनस लेने की तरफ चले गए तो यू हैव कंप्रोमाइज्ड योर बिजनेस जजमेंट बिकॉज ऑफ बायस। किसी एक तरफ आप टिल्ट थे कि मुझे बोनस चाहिए, बिकॉज ऑफ बायस और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑफ अदर्स भी होता है। कई दफा बॉस इतना प्रेशर आपके ऊपर डाल रहा होता है कि आप बेचारा गरीब बंदा, आप तो उसके सामने अपना नाम भी नहीं लेते, आपका नाम क्या था, इस तरह भी लोग होती है नेचर, लोगों में नहीं बोल पाते। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑफ अदर्स, और अगले के इन्फ्लुएंस में फौरन आ जाते हैं। अगले ने तड़ी मारी ना तेरी खैर ने, जी सर क्या करना है, इंपेयरमेंट लॉस की एंट्री में मैं तो डेप्सियन की भी नहीं करता था, आप बताएं। तो ऐसा भी लोग होते हैं। तो अब इधर एग्जांपल लिखें छोटी सी, बल्कि चलें लिख लें। ऑब्जेक्टिविटी,
ये लोड हो रहा होता है इंटरनेट, आप बीच में जिक्र कर लेते हैं ना अपने वक्त को इफेक्टिव। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह बहुत ज्यादा। हम एग्जांपल लिखने लगे हैं, बोले ऑफ ऑब्जेक्टिविटी फॉर accountants in employing organization where top management is asking not to make जर्नल एंट्रीज। वो कौन सी हैं, आप फिर ज्यादा तफसील हो जाएगी। नॉट टू मेक जर्नल एंट्रीज, नॉट टू मेक जर्नल एंट्रीज एंड इफ इट इज डन, और अगर आपने ऐसा कर लिया कि नहीं की, देन दे विल गिव बोनस। वो आपको क्या देंगे? बोनस देंगे। ओके क्या नॉट कहां लॉरेंट लिखा? मेक एग्जाम्पल शॉर्ट प्लीज, नॉट 15 लाइनों की। चपेड़ तेन ना ही नहीं मिल रहा बंदे का, इस तरह ना बोला करें, प्यार से बोला करें। ओ भाईजान मटन लैम रोस्ट नहीं बनाने को कहा, सोची पे तो बंदा गया। छोड़ें यार इसको, हम अभी अपना याद कर लेते हैं उतनी देर। अच्छा जो भी है उन्होंने समझ आ गया, इसकी टेंशन ना लो, वो समझेगा और बोलेगा। उसको छोड़ें, वो अंग्रेजी वो खुद बनाएगा, सब कुछ खुद करेगा। फिर कुछ मसला हुआ तो हम उसको सेट कर लेंगे, क्योंकि हम इंसान है, वो इंसान नहीं है। हम तो सिर्फ लिखने का टाइम सेव कर रहे हैं। अच्छा जी, पढ़ें जी ऑब्जेक्टिविटी। Objectivity requires an accountant not to compromise professional or because of bias। क्या दिल में था आपके कि मुझे क्या मिल जाना है अगर क्या नहीं करूंगा? और अच्छा, a CA shall not undertake a professional activity। अब ये प्रोफेशनल एक्टिविटी आप ना करें। कौन सी प्रोफेशनल एक्टिविटी? इंपेयरमेंट लॉस की एंट्रीज नहीं करने वाला काम। आप उसे कहें यार मेरे से ये नहीं होता, मैं करूंगा तो एंट्रीज करूंगा, और अगर तुमने मुझे एसोसिएट करने से इंफॉर्मेशन से, तो फिर मेरे से नहीं, फिर जिस मर्जी से अकाउंट्स बनवा लो। फिर अकाउंट्स की जिम्मेदारी मेरी नहीं, मुझे बजट वालों के पास भेज दो, मुझे सेल्स वालों के पास भेज दो, मुझे कहीं और भेज दो, मैं आपके साथ नहीं चल सकता। तो CA shall not undertake a professional activity if a circumstances or a relation unduly influence the accountants। कई दफा वो सर्कमस्टांसेस आप पे प्रेशर क्रिएट कर देते हैं, या कोई रिलेशन, यानी बॉस है, बड़ा पुराना आपके साथ रिश्ता है उसका, और बॉस काफी अरसे से आप उसके पास काम कर रहे हैं, या रिलेशन आपको अनडे इन्फ्लुएंस कर देता है रिगार्डिंग दैट एक्टिविटी। तो ऐसी एक्टिविटी से आप अपने आप को क्या कर लें? डिसऑन कर लें। एग्जांपल लिख लें, मेरे ख्याल से इसका तो बनाने का कोई मूड नहीं है। अनयूजुअल एक्टिविटी हैज बीन डिटेक्टेड फ्रॉम योर डिवाइस। अस्तगफिरुल्लाह, सी किहड़ियां अनयूजुअल एक्टिविटीयां कर रहे हैं, तेरी मेहरबानी चपेड़, तेनू की हो गया है, हद हो गई है, सारे के सामने क्यों जी गल्लां कर रहे हैं तुम। अच्छा लिखें जी ऑब्जेक्टिविटी। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, इस्तिग़फ़ार पढ़ें सारे जी, अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा अब माय डियर लिखें, मिस्टर उमर, मिस्टर उमर is an assistant accountant. Mr. Umar is an assistant accountant, and his boss CFO has asked him हाइब्रिड में नजर आ रहा है, कौन कौन नहीं लिख रहा? has asked him not to pass the journal entry of impairment loss, not to pass journal entry of impairment loss
not to pass the journal entry of impairment loss. By doing this, profits will be inflated. By doing this, profits will be inflated and बोले हैं and you will be awarded with a bonus. With a bonus. आप बताएं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है यहां पे? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कॉन्फ्लिक्ट, माइंड में दो चीजें आ रही है ना कॉन्फ्लिक्ट। एक तरफ आपको नजर आ रहा है बोनस और दूसरी तरफ आपको नजर आ रहे हैं स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स कहते हैं जनरल एंट्री करो, लेकिन बॉस कहते हैं अगर जनरल एंट्री नहीं करोगे तो अब ऐसी सूरत के अंदर लिखें, बंदे का नाम क्या था? उमर, जो एम्प्लॉय है, और सीएफओ का नाम तो नहीं लिखवाया ना, तो लिखें उमर शुड नॉट कंप्रोमाइज प्रोफेशनल जजमेंट। उमर को यहां कंप्रोमाइज नहीं करनी चाहिए प्रोफेशनल जजमेंट। बिकॉज ऑफ ए बाइस और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। इस बाइस और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से उससे प्रोफेशनल जजमेंट, उसे क्या कहते हैं, कंप्रोमाइज नहीं करनी चाहिए प्रोफेशनल जजमेंट बिकॉज ऑफ बाइस और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। जी भाई, उसने एग्जांपल बना के दे दी है, पढ़ लें आप। बस ये दो लाइनें नहीं पढ़नी नीचे वाली। जी समझ आ गया? हाथ खड़ा कर दें, उर्दू में बता दें मतलब कोई बंदा। सारा का तो तर्जुमा भी पता था, ये फौरन पता चलना था। अगला कॉन्सेप्ट 10 बाजी बोलो, बाजी और फिर आगे बोलो। इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स होते हैं, ठीक है। उनके लिए एक फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार करो। कुछ खर्चे गलत रिकॉर्ड हुए हैं ताकि प्रॉफिट ज्यादा आ जाए। ये तो वही वाली मिसाल बन गई जो हमारी थी, यानी कि इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड नहीं हुआ हुआ ताकि प्रॉफिट ज्यादा आ जाए। द मैनेजर हिंट्स दैट ही शुड, शी शुड, जान दे बाजी, तू बड़ी फन्ने खा बनी फिरनी है, चल निकल बाहर का। मैं थोड़ा सा जरा ड्रामेटाइज कर रहा हूँ सिचुएशन को, बाकी वी डू रिस्पेक्ट, हम सारा की रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जो बॉस उसके साथ करे मैं वो बता रहा हूँ। चलो बाजी निकलो बाहर, तुसी चलो चलो जाओ, कर जाओ। द मैनेजर हिंट्स दैट शी शुड लीव इट एज इट इज टू मेक द कंपनी लुक बेटर, तो कंपनी की लुक चुक जरा बेटर नजर आए, कंपनी तैयार नजर आए। However, objectivity means, objectivity कहती है सारा must stay biased, must stay and not let the pressure or personal interest influence her. So she chooses to correct the mistake and report the true financial position even if it might upset her. मैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको अपसेट कर दे, तू जरा सानू अपसेट किया कमरे तू कट गए वो नहीं। तो ऑब्जेक्टिविटी मींस ये, ठीक है, इसकी तस्वीर खींच लेंगे, क्या करेंगे, इसको कॉपी पेस्ट कर लें। हमारे पास चूहा तो है नहीं भाई, चूहा नहीं है क्लास में, चूहा पड़ा हुआ है, लेकिन वो चूहा तो इसके लिए है, इसके लिए चूहा नहीं है। देखो चूहा है कॉलेज में, पता करो चूहा, ये वाला चूहा चलेगा? चूहे, हाँ चूहा, चलें छोड़ें कोई नहीं। अच्छा
another example please of Mohsin, not Sara। जो भी बन गया छोड़ो, कॉन्सेप्ट पे फोकस किया करो। फिर तीनों स्यापा पाछड़े ऐसी। ऑफ कोर्स एज एनदर मोहिन। मोहिन वर्क एज एन इंटरनल अकाउंटेंट। अच्छा, ये इंटरनल अकाउंटेंट भी एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन में ही होता है। इंटरनल ऑडिटर भी हो सकता है, इंटरनल अकाउंटेंट भी हो सकता है, यानी पीटीसीएल का काम कर रहे हैं ना। इज एन इंटरनल अकाउंटेंट एट अ कंस्ट्रक्शन कंपनी। वन डे ही इज रिव्यूइंग द कॉस्ट फॉर अ मेजर प्रोजेक्ट। जाहिर बात है, कोई हम IS 23 वाला काम कर रहे होंगे, कोई CWIP टाइप बिल्डिंग बना रहे होंगे, तो उसकी ये कॉस्ट देख रहा था। फाइंड्स आउट दैट अ सप्लायर हु हैपेंस टू बी अ क्लोज फ्रेंड ऑफ हिज हैज ओवरबिल्ड एट कंपनी। तो उसका एक क्लोज फ्रेंड था, उससे हम कुछ चीजें बनवा रहे थे, उसने बहुत बड़ा बिल भेज दिया है। इवन दो मोहिन पर्सनली लाइक्स हिज फ्रेंड, वो तो करते हैं लोग, एंड डजंट वांट टू क्रिएट अ ट्रबल। ऑब्जेक्टिविटी मींस ही मस्ट स्टे फेयर एंड ऑनेस्ट। अब इसको दोस्त होने की वजह से अनड्यू इन्फ्लुएंस दोस्त का नहीं लेना चाहिए, कि वो दोस्त से शाम को मिलेगा तो दोस्त कहेगा यार मैंने तुझे बिल भेजा था, तेरी कंपनी ने लकीली मुझे ही अप्रोच किया, उनको पता चला मेरे पास ईंटें हैं, लेकिन जब मुझे पता चला कि तू उधर है, तो वो ईंट जो 10 रुपए की थी मैंने 12 रुपए की लगा के तुम लोगों को बिल भेज दिया कि तू तो अपना ही बंदा है। तो इवन दो मोहिन पर्सनली लाइक्स हिज फ्रेंड्स एंड डजंट वांट टू क्रिएट ट्रबल, ऑब्जेक्टिविटी मींस ही मस्ट स्टे फेयर एंड Mohin reports the overbilling to his supervisors, making sure his personal relationship does not affect his professional judgment। तो इसमें क्यों नहीं न्यूट्रल रह पा रहा था? बताएं, ऑब्जेक्टिविटी क्यों फेस कर रहा था? बोले जरा, इसमें क्यों नहीं न्यूट्रल रह पा रहा था? भाई न्यूट्रल तो इसलिए नहीं रह पा रहा था ना कि एक तो बिजनेस इंटरेस्ट इसका ये चाहता है कि अपनी कंपनी के लिए जो है वो अमानतदार बंदे के तौर पे काम करे और उनको ट्रू बिलिंग पेमेंट कराए, और दूसरी तरफ दोस्त ये चाह रहे कि ज्यादा पैसे दे। तो यहां तो अब न्यूट्रल नहीं रह पाएंगे, उधर बीवी थी इधर दोस्त है, मसला तो मसला है हर जगह। एन एग्जाम्पल ऑफ इन टैग रिटी प्लीज ऑफ बाजी शबाना। बाजी शबाना इज अ सीनियर अकाउंटेंट एट अ टेक्सटाइल कंपनी। तो ये कौन है फिर? अकाउंटेंट इन बिजनेस है या कुछ और है? वन डे कहानियां बनानी इतनी बढ़िया आती है ना। One day she realized that as junior accountant made a small mistake in calculating the tax liability. Fixing it would slightly increase the company's tax payment. Some colleagues suggest ignoring the mistake since it is too small to matter. But integrity means being honest and doing the even when it's difficult or no one would। अच्छा, कुछ चीजें इस तरह की भी होती हैं कि हम घर में छोटे भाई कहते हैं अम्मी को पता चलना है 15 ग्लास हैं, एक टूट गया, तो अम्मी ने गिनने हैं 15 ग्लास पूरे हुए हैं या नहीं, छोड़ो पर इवन नो वन विल नोटिस, कोई नोटिस ही नहीं करेगा, ये तो छोटा सा नुकसान है, कोई मसला नहीं, 100 रुपया गुम हो गया, चुप करो, अम्मी को ना नहीं क्या पता चलना 100 रुपया गुम हो गया, तो इवन नो वन वुड नोटिस। केले आप लाए निकले 11, तो आप बस चुप कर जाएंगे, आप कहेंगे नो वन वुड नोटिस। हालांकि बताना चाहिए कि सप्लायर का मसला है। बाजी शबाना डिसाइड्स टू करेक्ट द मिस्टेक। सप्लायर का मसला नहीं, अम्मी कहेंगे तू गिनने सी। Baji Shabana decides to correct the mistake and inform the management because she believes in being truthful and maintaining the company's trust and reputation। तो यहाँ पे आपको ट्रूथफुल रहना चाहिए, सच बोलना चाहिए, ये नहीं कि दूसरों को पता नहीं चलेगा तो इस वजह से मैं बोगी मार दूं। तो शबाना है, कोई लेवल होना चाहिए इसका। ओके, पढ़े जी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। पार्टी बनाओ दूसरी।